मेरा नाम सुमैया है। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान था, मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करता था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। ऐसा नहीं था कि मेरी लव मैरिज हुई थी, बल्कि अरेंज मैरिज हुई थी। मैं इसलिए खुश थी क्योंकि मेरे ससुराल में ना तो सास ससुर का झंझट था और ना ही देवरानी जिठानी का। बस एक ननंद थी और ननंद को भी एक दिन अपने ससुराल चले जाना था। जब से मेरी शादी हुई थी मैं अपनी ननंद निम्रा को उसी दिन से देख रही थी जब मेरा और मेरे शौहर का रिश्ता तय हुआ था। तब तो मेरे घर वालों को और मुझे ये बताया गया था कि मेरी नंद की शादी हो चुकी है। उन दोनों भाई बहनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, इसलिए मेरे ससुराल में वो अपने भाई की शादी करवाने तक रुकी हुई है। मैं रुखसत होकर जब अपने ससुराल आई तो मेरी शादी को 3 महीने गुजर गए थे, मगर मेरी ननद ने अभी तक अपने ससुराल जाने का नाम तक नहीं लिया था। ना ही वो अपने घर गई और ना ही उसे कोई लेने के लिए आया था। आमिर और निम्रा 2 ही भाई बहन थे। आमिर मेरे शौहर का नाम था, मेरी सास का तो उन दोनों भाई बहन था। मेरी सास का तो उन दोनों भाई बहन के बचपन में ही इंतकाल हो गया था। जबकि वो दोनों भाई बहन कुछ बड़े हुए तो उन दोनों के वालिद उनको दुनिया में अकेला छोड़ गए। मेरा शौहर अपनी बहन से बहुत प्यार करता था क्योंकि वो उसकी लाडली बहन थी। उन दोनों भाई बहन ने अपने वालिदैन के मरने के बाद एक दूसरे को ही अपना सब कुछ मान लिया था। मेरी ननद जो कि छोटी थी, मेरे शौहर ने सबसे पहले अपनी बहन की शादी की, उसे उसके घर का कर दिया, उसके बाद अपना घर बसाया। मेरे शौहर का कहना था कि उसकी बीवी ना जाने कैसी होगी, उसकी बहन को अच्छी तरह से समझेगी भी या नहीं। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन उसकी बीवी की बातें सुने, इसलिए मेरे शौहर ने सबसे पहले अपनी बहन की शादी करना ही बेहतर समझा। मेरा शौहर अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था, उसके हर नाज नखरे उठाता था क्योंकि वो अपनी बहन से बेहद प्यार करता था। आखिर मेरी नंद का भी इस दुनिया में अपने भाई के अलावा था ही कौन। वो दोनों भाई बहन ही एक दूसरे के दुख दर्द का सहारा थे। बचपन से लेकर अब तक उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। मेरे शौहर ने कभी भी अपनी बहन को माँ और बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। यही वजह थी कि मेरी नंद भी अपने भाई पर जान देती थी। धीरे धीरे मेरी शादी को 3 महीने गुजर गए थे। मेरे शौहर और मेरी नंद बहुत अच्छे थे। उन लोगों ने मेरे साथ किसी तरह की कोई कमी नहीं की थी। हर तरह से मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे। एक दिन भी मेरे घर का कोई काम नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि मैं घर का कोई काम नहीं करना चाहती थी। मेरी ननद खुद ही मुझे घर का कोई काम करने देती ही नहीं थी। वो वक्त से पहले खुद ही सारे काम करके रख देती थी। मुझे पानी का गिलास तक खुद लेने नहीं देती थी। मैंने निम्रा से कई बार कहा था कि तुम मुझे घर के काम करने दिया करो, अब मैं मेहमान थोड़ी हूँ, मैं भी इस घर की बहू बन चुकी हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह बैठी रहूं और तुम घर के सारे काम करो। तुम्हारे ससुराल चले जाने के बाद भी तो इस घर के सारे काम मुझे ही करने हैं। यहाँ का सब कुछ मुझे ही तो संभालना है। और मेरी इस बात पर निम्रा घबरा जाती थी और मुझे उसकी इस घबराहट का मतलब कभी समझ नहीं आया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि तो वो इतना क्यों घबराती थी। जब मैंने इस बारे में एक बार नोट किया कि मेरा ऐसा कहने पर निम्रा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाती हैं, तो मैंने उससे कुछ भी कहना छोड़ दिया था क्योंकि मैं अपनी नंद को कोई दुख नहीं देना चाहती थी और ना ही अपने शौहर की नजरों में गलत साबित होना चाहती थी। मेरा शौहर जितना अपनी बहन से प्यार करता था उतना ही प्यार मुझसे भी करता था। अगर मैं उसकी बहन को किसी तरह की तकलीफ पहुंचाती तो जरूर मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए कुछ ना कुछ गलत पैदा हो जाता। इसलिए मैं कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे मेरा शौहर मुझे गलत समझे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस बारे में एक बार अपने शौहर से बात जरूर करूंगी। रात के 2 बजे तक मैं अपने शौहर के घर आने का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आए। मेरे शौहर की ये हर रोज की रूटीन थी कि वो दुकान से घर देर से आते थे। मेरे शौहर का अपना ही एक मेडिकल स्टोर था और हमारे घर से काफी दूरी पर बना हुआ था। ये मेडिकल स्टोर उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया था। मैं अपने शौहर का इंतजार करने के बाद अभी कुछ देर पहले सोने के लिए लेटी ही थी कि मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं जल्दी से उठकर जैसे ही बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरा शौहर अपनी बहन के कमरे से निकल रहा है। ये सब देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मैं अपने शौहर का न जाने कब से इंतजार कर रही थी और वो आते ही सबसे पहले अपनी बहन के कमरे में चले गए। मेरे शौहर मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और मेरी तरफ आने लगे। मैंने उनको देखते ही अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया और अपने कमरे में चली गई। मेरे शौहर मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गए और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगे। मैंने उनसे कहा, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ, मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि मेरा शौहर घर में ही मौजूद है। मेरा शौहर कहने लगा, मैं थोड़ी देर के लिए निम्रा के कमरे की तरफ चला गया था, सोचा कुछ देर बैठकर उससे बातें कर लूं। तो मैं उनसे कहने लगी कि आप उससे क्या बात करेंगे, वो गूंगी तो है। मेरी ये बात मेरे शौहर को बहुत बुरी लगी थी। वो गुस्से से पीछे की तरफ पलटकर सोने के लिए लेट गए। उस रात मैं अपने शौहर से अपनी नंद के बारे में बातचीत करना चाहती थी, लेकिन ऐसे सब हो जाने की वजह से कोई बात नहीं कर पाई थी। मेरे शौहर को मेरे मुंह से अपनी बहन को गूंगी कहना
कहना बहुत बुरा लगा था। उस रात मेरे शौहर ने मुझसे कोई बात नहीं, मन ही मन में सोचने लगी कि इनकी बहन गूंगी है तो इसे गूंगी ही कहूंगी ना, मेरे अलावा और भी लोग उसे गूंगी ही कहेंगे, आखिर इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। मैं भी दूसरी तरफ को करवट लेकर सो गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर का मूड और ज्यादा खराब हो। अगले दिन मैं जल्दी उठ गई थी ताकि अपने शौहर के लिए अपने हाथ से नाश्ता बना सकूं और उनके कपड़े निकाल कर रेडी कर दूं। मैं फ्रेश होने के बाद कमरे से बाहर निकलने लगी तो निम्रा नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आ गई और इशारे से मुझसे कहने लगी कि भाभी आप और भैया दोनों मिलकर नाश्ता कर लो, मैं नाश्ता ले आई हूँ, मैं अभी भाई के कपड़े प्रेस करके आती हूँ। मैं हैरत से कभी अपनी नंद की तरफ देखती तो कभी नाश्ते की तरफ देख रही थी। मैंने तो सोचा था कि आज खुद अपने हाथों से अपने शौहर की पसंद का नाश्ता बनाऊंगी तो वो खुश हो जाएंगे, मगर मेरी नंद ने तो मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया था। वो तो सारे घर पर अपना कब्जा जमाए बैठी हुई है। मैंने खामोशी से नाश्ता अपनी नंद के हाथ से लेकर टेबल पर रख दिया और अपने शौहर को जगाया। मेरे शौहर जब फ्रेश होकर आ गए तो उसके बाद हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। अभी मेरे शौहर ने नाश्ता करना स्टार्ट ही किया था कि वो कहने लगे कि निम्रा के हाथ में तो जादू है, वो सच में बहुत मजेदार नाश्ता और खाना बनाती है। उनके मुंह से ये बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि मेरे शौहर तो सो रहे थे। उन्हें कैसे पता कि ये नाश्ता निम्रा ने बनाया है। मुझे हैरान होते देखकर मेरा शौहर कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तो मैं जल्दी से अपना सर झटकते हुए कहने लगी, अच्छा बताइए मैं क्या सोच रही हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि यही ना कि मुझे कैसे पता कि ये नाश्ता किसने बनाया है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि ऐसा नाश्ता तो मैं भी बना सकती हूँ। तो मेरा शौहर कहने लगा, मैं शुरू से ही निम्रा के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हूँ, इसलिए मुझे इसके हाथ के खाने की अच्छे से पहचान है और फिर खाने में भी तो मेरी बहन का भरपूर प्यार भी तो मिला हुआ होता है। कुछ देर के बाद मेरी नंद हमारे कमरे में आ गई थी। मेरी नंद के हाथ में कागज का टुकड़ा था जो उसने मेरे शौहर की तरफ बढ़ाया और न जाने इशारे से उनसे क्या कहने लगी कि मेरे शौहर उसकी बात को अच्छी तरह से समझ के मेरे शौहर ने कागज का टुकड़ा फोल्ड करके अपनी जेब में डाल लिया और कहने लगे कि मैं शाम को सारा राशन लेते हुए आ जाऊंगा। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था कि घर की मालकिन तो मैं हूँ, इसलिए इस घर की हर चीज देखभाल मुझे करनी चाहिए, मगर मेरी नंद तो इस घर की मालकिन बन रही है, इसे हुक्म अपने घर जाकर चलाना चाहिए। यहाँ नहीं, ये इसका मायका है, इसलिए वो यहाँ पर अपने मायके की तरह ही रहे, इस घर को अपना घर समझने की कोशिश ना करे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि घर के सारे काम मैं अब खुद ही क्या करूंगी और रात का खाना भी खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। मैंने सोचा कि मेरे शौहर मुझसे बहुत इंप्रेस होंगे और मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाकर खुश हो जाएंगे। आखिर मेरे शौहर को भी तो पता चले कि किसके हाथ में ज्यादा जायका है। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ अपनी बहन के हाथ का ही खाना खाया है। जब वो मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो अपनी बहन के हाथ का बना हुआ खाना भूल जाएंगे। अब मैंने जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाए और मैं किचन में जाकर शाम के खाने की तैयारी करने लगी। अभी खाना तैयार भी नहीं हुआ था कि मेरे शौहर घर आ गए और वो आकर बैठे ही थे कि जल्दी से मेरी नंद उनके लिए पानी का गिलास लेकर आई। मैंने अपने शौहर से पूछा कि सब ठीक तो है, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। तो वे कहने लगे, जाओ तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, आज हम दोनों डिनर बाहर ही करेंगे। अपने शौहर की बात सुनकर मैं कहने लगी, लेकिन आमिर मैंने तो आज खुद आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है जो कि आपकी पसंद का है और मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो मेरे शौहर कहने लगे, निम्रा तो घर पर है, वो तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खा लेगी। वैसे भी हमारी शादी को कितना टाइम हो गया है, हम दोनों कहीं घूमने के लिए घर से बाहर गए ही नहीं है। एक दो बार सिर्फ तुम्हारे मायके ही गए थे, मेरे तो दिमाग में भी नहीं था ये बात। मुझे निम्रा ने याद दिलाई कि भैया आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है और आप भाभी को भी तो घर से बाहर कहीं घुमाने नहीं लेकर गए, इसलिए आज ही उन्हें अपने साथ डिनर पर लेकर जाओ, इसलिए मैं जल्दी आ गया हूँ। मुझे अपनी नंद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। मुझे लगा कि शायद वो चाहती ही नहीं कि मेरा शौहर मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाए, फिर मेरी तारीफें करें। सारी तारीफें तो मेरी नंद ही बटोरना चाहती है। मैं यही सब कुछ सोच रही थी कि मेरे शौहर ने कहा कि जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ। मैं तैयार होने के लिए जैसे ही कमरे के अंदर आई तो मुझे एक जोरदार झटका लगा था। अच्छा, मैंने देखा कि मेरा सूट अलमारी के साथ हैंगर में प्रेस करके लटक रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया था कि अब इस बात का भी फैसला निम्रा ही करेगी कि मुझे कब घर से बाहर जाना है और कैसे कपड़े पहने हैं कैसे नहीं। हालांकि ये ड्रेस बहुत ज्यादा प्यारा था और मुझे बहुत पसंद भी था क्योंकि ये ड्रेस मुझे मेरे शौहर ने ही गिफ्ट किया था, लेकिन मैंने वो नहीं पहना और अलमारी से निकालकर दूसरा ड्रेस पहन लिया और मैं तैयार होकर नीचे गई तो मेरे शौहर ने देखकर मुझे कहा, सुमैया मैंने शादी के बाद जो तुम्हें ड्रेस गिफ्ट किया था तुमने वो क्यों नहीं पहना। अपने शौहर की बात सुनकर मैं खामोश रही। मेरा शौहर कहने लगा, जाओ ना वही वाली ड्रेस पहन कर आओ, वो तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने बहुत शौक से तुम्हारे लिए वो ड्रेस खरीदा था। मैं वापस कमरे में आई और वो ड्रेस ना चाहते हुए भी पहन ली क्योंकि मैं अपने शौहर को नाराज नहीं करना चाहती थी और उस वक्त उनका मूड बहुत अच्छा था। मैं नहीं चाहती थी कि घर से बाहर निकलते वक्त वो अपना मूड खराब कर ले। वैसे तो मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, लेकिन वो हर बात में
अपनी बहन को बीच में लाया करती। मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मुझे अपनी नंद से चिढ़ सी होने लगी थी। मुझे लगता था जैसे वो मेरे घर पर अपना कब्जा जमा कर बैठ गई है। जब मैं वो वाली ड्रेस पहन कर आई तो मेरे शोहर ने जी भरकर मेरी तारीफ की। उस वक्त तो मुझे खुद से ही शर्म महसूस हो रही थी कि शायद मैं अपनी नंद के बारे में गलत सोचती हूँ, क्योंकि वो ड्रेस तो मेरी नंद ने ही अलमारी से निकाल कर प्रेस की थी। उसने ही अपने भैया से कहा था कि वो मुझे घर से बाहर घुमाने के लिए लेकर जाए। उस दिन मैं और मेरे शोहर घर से बाहर गए तो हमने खूब मौज मस्ती की थी। मेरे शोहर ने मुझे ढेर सारी शॉपिंग भी करवाई थी, लेकिन शॉपिंग के दौरान भी मेरे शोहर को अपनी बहन बार बार याद आ रही थी। वो उसे नहीं भूले थे। जो जो चीज मेरे शोहर ने मेरे लिए खरीदी थी वही उन्होंने अपनी बहन के लिए भी ली थी। शॉपिंग करते करते काफी टाइम हो चुका था। उसके बाद हम दोनों ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया। जब हम घर वापस आ रहे थे तो मैंने अपने शोहर से निम्रा के बारे में बात की कि वो आखिर कब अपने ससुराल वापस जा रही है। तो मैंने देखा कि मेरे शोहर के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन आ चुके थे। वो कहने लगे, क्यों, क्या तुम्हें मेरी बहन का हमारे साथ रहने कोई एतराज है? तो मैंने कहा, नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो शादीशुदा है, उसे अपने घर जाना चाहिए। आखिर वो कब तक इस तरह अपने मायके में बैठी रहेगी? जब से हमारी शादी हुई है वो हमारे घर पर ही रह रही है। तो मेरा शोहर कहने लगा, वो सिर्फ तुम्हारा ही घर नहीं है, बल्कि जितना उस घर पर तुम्हारा हक है उतना ही हक मेरी बहन का भी है। तो मैं कहने लगी, हाँ, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन आमिर, तो मेरा शोहर मेरी बात काटते हुए कहने लगा, आज तो तुमने ये बात अपने मुंह से निकाल दी है। आइंदा कभी भी मैं तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं, क्योंकि मैं अपनी बहन के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बहन मेरी जान है, और वैसे भी मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है। वो जितने दिन चाहे इस घर में रुक सकती है। जब उसका दिल करेगा तो वो खुद अपने घर चली जाएगी। अपने शोहर की बात सुनकर मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा शोहर अपनी बहन के बारे में कभी भी कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैंने खामोश रहने में ही भलाई समझी। घर लौटते वक्त काफी रात हो चुकी थी और सर्दी इतनी ज्यादा थी कि गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी हम दोनों सर्दी से थर थर कांप रहे थे। वो तो अच्छा है कि घर के अंदर आते ही निम्रा ने मुझे गर्म शॉल उड़ा दी थी, वरना पता नहीं सर्दी से मेरा क्या हाल होता। अभी हम लोग घर पहुंचे ही थे। निम्रा ने जल्दी से हम दोनों के लिए हीटर चलाया और गरम गरम चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैं फौरन ही बिस्तर पर लेट गई थी। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब गहरी नींद में सो गई। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा शोहर बिस्तर पर मौजूद नहीं है। मैंने लाइट ऑन करके कमरे में इधर उधर देखा, मगर मेरा शोहर मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद वो वॉशरूम गए होंगे। काफी देर गुजर गई थी। जब मेरे शोहर नहीं आए तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि जरूर वो निम्रा के कमरे में गए होंगे। अभी ये सब सोच ही रही थी कि मेरे शोहर मुझे बाहर से कमरे के अंदर आते हुए नजर आए। मैंने कहा कि कहाँ गए थे आप? आधी रात को सब ठीक तो है ना? तो मेरे शोहर कहने लगे कि नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं कमरे से बाहर चला गया था। अपने शोहर की बात पर मैंने अपना मुंह कंबल में ढक लिया और फिर कहने लगी कि आप बाहर थे या फिर अपनी बहन के कमरे में। लेकिन मेरे शोहर तक मेरी आवाज पहुंच गई थी तो वो कहने लगे, अगर मैं उसके कमरे तक चला भी गया था तो उसमें क्या बुराई है? बहन है वो मेरी, मैं जब चाहूँ उसके पास जा सकता हूँ। तो मैं आखिर मेरी बहन से परेशानी क्या है? ना तो वो बेचारी तुमसे कुछ कहती है और ना ही तुमसे घर का कोई ज्यादा काम करवाती है। तुम्हारी नुकरानी बनकर इस घर में रहती है। देखा नहीं कि वो तुम्हारी कितनी फिक्र करती है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। लेकिन फिर भी तुम उससे खुश नहीं हो। जिस दिन वो इस घर से चली गई और पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर आ गई, और उस दिन तुम्हें मेरी बहन की कदर का पता चलेगा। मैंने अपने शोहर से कहा, अच्छा, ज्यादा उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, सो जाओ। रात काफी हो चुकी है, सुबह आपको जल्दी उठकर दुकान पर भी जाना है। सुबह को जब मैं उठी तो मेरे शोहर स्टोर जा चुके थे। मुझे तो टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं अभी बिस्तर पर ही बैठी हुई थी कि इतनी ही देर में निम्रा मेरे कमरे में नाश्ते की ट्रे लेकर आई। तो मैंने उससे कहा कि निम्रा, आज के बाद तुम मेरे कमरे में नाश्ता मत लेकर आना। जब मेरा दिल किया करेगा तो मैं खुद नाश्ता कर लिया करूंगी। मैं कोई लाचार नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं बीमार हूँ, और ना ही मैं तुमसे अपनी खिदमत करवाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें खिदमत करने का इतना ही शौक है तो बस अपने बच्चे के बाद तुम्हें मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। निम्रा बार बार अपने हाथों से मुझे इशारा करती रही, लेकिन मैंने उसके किसी भी बात की समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसे साफ लफ्जों में कह दिया कि ये घर मेरा है और यहाँ पर सिर्फ मेरी ही मर्जी चलेगी। ये मेरा भी घर है। निम्रा अपनी आंखों में आंसू लेकर मेरे कमरे से चली गई थी। मैं फ्रेश होने के लिए उठी। मुझे एकदम से चक्कर आया और मैं दोबारा बेड पर गिर गई थी। मुझ में बेड से उठकर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। पता नहीं मेरी तबीयत को अचानक क्या हुआ था। मुझे बहुत तेज चक्कर आया। मैंने उठने की कोशिश की
तो फिर से मैं दोबारा चक्कर खाकर बेड पर गिर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। रात तक तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब अचानक पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके बेड से उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई और उसके बाद मैं नाश्ता करने बैठ गई। अभी मैंने सिर्फ नाश्ता करना ही स्टार्ट किया था कि अचानक मुझे वॉमिटिंग आ गई। मैं वॉशरूम में चली गई। मेरे जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं थी। मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बस मेरी जान निकल जाएगी। मैंने निम्रा को आवाज दी। शायद निम्रा मेरे कमरे के आसपास ही थी, इसलिए उसने फौरन ही मेरी आवाज सुनी और कमरे में आई। मेरी यह हालत देखकर वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मुझसे इशारे से पूछने लगी कि भाभी आपको क्या हो गया है। मैंने उससे कहा कि पता नहीं, मुझे अपनी तबीयत बस ठीक नहीं लग रही, तुम जल्दी से अपने भैया को कॉल करो, वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मेरी नंद ने जल्दी से मेरे शौहर को कॉल लगाई और मोबाइल मेरे कान पर लगा दिया। मेरे शौहर ने जैसे ही कॉल रिसीव की, मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगले 10 मिनट में ही मेरे शौहर घर पहुंच गए थे और वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। उस वक्त मेरी नंद ने मुझे बहुत संभाला। हम डॉक्टर के यहाँ अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो मेरी नंद मुझे डॉक्टर के कैबिन में ले गई थी। चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिख कर दिए। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आपने टेस्ट क्यों लिख कर दिए हैं, सब कुछ ठीक तो है ना, आखिर ये टेस्ट करवाने का क्या मकसद है। तो डॉक्टर खुशी से मेरी तरफ, जरूरी है आपके अंदर कुछ कमजोरी है, टेस्ट करवाने के बाद मेरा सारा शक दूर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ दवाइयां दे दूंगी जिससे आप बेहतर महसूस कर सकेंगी। डॉक्टर ने कहा कि आपको ये टेस्ट जरूर करवाने हैं। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनने के बाद मेरी नंद एकदम से उठी और खुशी से मुझे गले से लगाते हुए मुबारक देने लगी। निम्रा की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। वो इतनी ज्यादा खुश हो रही थी कि मैं उसे खुश देखकर हैरान रह गई। मैं अभी डॉक्टर के कैबिन में ही बैठी हुई थी कि निम्रा ने बाहर जाकर ये बात अपने भाई को बता दी। मेरे शौहर ने उसी वक्त मिठाई मंगवाई और स्टाफ को खिलाई। मेरी नंद मेरे शौहर से कहने लगी कि भैया आप भाभी के टेस्ट करवा लो, मैं घर जा रही हूँ। मैं जब बाहर आई तो मेरे शौहर ने भी मुझे मुबारकबाद दी। वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। उनको इतना खुश देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी नंद नहीं है तो मैंने अपने शौहर से कहा कि देखो, इस हालत में मुझे तुम्हारी बहन की जरूरत है। तो वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। वैसे तो वो हमेशा मेरे काम करने के लिए तैयार रहती है, इस वक्त उसका मेरे साथ होना बहुत जरूरी था। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर खामोश रहे और मेरे साथ टेस्ट करवाने चले गए। उसके बाद हम घर चले गए। जैसे ही हम घर के दरवाजे पर गए और मेरे शौहर ने घर का दरवाजा खोला तो एकदम से फूलों की पत्तियां हम दोनों पर निछावर हो गई। निम्रा ने जल्दी से मेरे कदमों तले गुलाब की पत्तियां बिखेर दी थी जिन पर चलकर हमें अपने कमरे तक जाना था। निम्रा ने हम लोगों का बहुत अच्छा वेलकम किया था। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई, जबकि वो किचन में चली गई थी और मेरे लिए फ्रेश जूस बना कर लाई। क्योंकि मैं उसकी इशारे नहीं समझ पाती थी, इसलिए निम्रा को मुझसे जो भी बात करनी होती थी वो एक पेपर पे मुझे लिख कर दे दिया करती थी। वो मुझसे कहने लगी कि भाभी अब मैं आपको घर का कोई भी काम करने नहीं दूंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ आराम करना है और जिस चीज का भी आपका मन करे आप मुझे बता देना, बस आपको हमेशा खुश रहना है और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मेरे हामला होने के बाद निम्रा ने मेरा और मेरे खाने पीने का बहुत ध्यान रखा था। वो मेरा किसी बच्चे की तरह ख्याल रख रही थी। मुझे उसे किसी चीज के लिए भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो वक्त से पहले ही मेरा हर काम कर दिया करती थी। अब अपने आप को तो वो पूरी तरह से भूल ही गई थी, हमेशा मुझ में ही लगी रहती थी। कभी कभी तो मुझे खुद से ही शर्म आने लगी थी कि ये बेचारी मेरा कितना ख्याल रखती है और एक मैं हूँ कि इससे गलत समझने लगती हूँ और हमेशा इसको इस घर से निकलने की दुआएं करती रहती हूँ। अब वो मुझे कांटे की तरह चुभती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे घर पर राज कर रही है और इसकी वजह से मेरे इस घर में कोई अहमियत नहीं मिलती। मेरे दिल में निम्रा के लिए गलत बातें अभी तक बंद नहीं हुई थी। मैं यही चाहती थी कि वो वापस अपने ससुराल चली जाए और मैं इस बात को भी जानना चाहती थी कि वो आखिर यहाँ पर क्यों डेरा डाले हुए बैठी थी, अपने घर क्यों नहीं चली जाती, आखिर इसका क्या मकसद था। इन सब बातों का जवाब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा शौहर ही दे सकता था। मैंने अपने शौहर से फिर से बात करने के बारे में सोचा था क्योंकि मैं अब मजीद उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पता नहीं क्यों जब भी वो मेरे पास सोती थी तो मुझे घुटन से महसूस होती थी। एक रात मेरे शौहर थके हारे मेडिकल स्टोर से घर आए थे और आते ही निम्रा उनके लिए जल्दी से खाना गर्म करके कमरे में ले आई थी। मेरे शौहर मुझसे कहने लगे कि क्या तुमने खाना खा लिया है। मैंने ना चाहते हुए भी अपने शौहर से झूठ बोल दिया था कि मैंने तो अभी तक खाना नहीं खाया। कुछ बाद निम्रा मेरे शौहर के लिए कमरे में चाय लेकर आई तो मेरे शौहर ने उससे कहा, निम्रा तुम अपनी भाभी को खाना टाइम पर दिया करो, तुम जानती हो ना कि तुम्हारी भाभी कितनी कमजोर है। अगर इसकी डाइट अच्छी नहीं रही तो ये
और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। उसने हाँ में सर हिलाया और वो मेरे शोहर की बात सुनकर कमरे से बाहर चली गई थी। इस बात पर मैं बहुत खुश हुई थी कि मैंने भाई के दिल में उसकी बहन के खिलाफ गलत बातें पैदा करनी शुरू कर दी थी। हालांकि वो मुझे टाइम पर खाना और सारी चीजें दिया करती थी। उसने कभी भी मेरे किसी काम में कोई लापरवाही नहीं बरती थी। इस सब के बावजूद भी ना जाने कि वो मुझे नहीं भाती थी। जब बर्तन समेटने के बाद निम्रा कमरे से चली गई तो मैंने बातों ही बातों में अपने शोहर से पूछा, आमिर आखिर निम्रा का क्या मसला है, वो शादीशुदा है या नहीं? अगर है तो फिर उसका शोहर कहाँ है, क्यों वो बेचारी इधर पड़ी हुई है? तो मेरे शोहर कहने लगे, वो बेचारी नहीं मेरी बहन है और तुम इस मसले से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और तुम्हें क्या परेशानी है उससे, तुम्हारी इतनी तो देखभाल करती है, फिर भी ना जाने क्यों तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो। और आखिर तुम चाहती क्या हो, यही ना कि वो इस घर से चली जाए। तो तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुनो, मेरी बहन का जब तक दिल करेगा वो यहाँ पर रहेगी। कोई भी उसे इस घर में रहने से नहीं रोक सकता क्योंकि ये उसके भाई का घर है। मैंने कुछ कहने के लिए अभी मुंह खोला ही था कि मेरे शोहर कहने लगे कि बस करो, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में मत पड़ो। ये कहते हुए मेरे शोहर कमरे से बाहर चले गए और मैं उसको इस घर से बाहर निकालने की तरकीब सोचने लगी। लेकिन मेरा दिल ये सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं लेटकर आराम से अपने शोहर के आने का इंतजार करने लगी। इस इंतजार में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नींद की वादियों में चली गई थी। आधी रात के वक्त जब अचानक मेरी आंख खुली तो मेरा शोहर बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। मैं इधर उधर देखने के बाद बेड से उतरी और बाहर हॉल में आ गई थी। मैंने अपने शोहर को घर के हर कोने में देखा लेकिन मेरे शोहर मुझे कहीं भी नहीं मिले। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं निम्रा के कमरे में देखूं, हो सकता है कि मेरे शोहर वहां पर ही हो। अभी मैं कमरे के कुछ करीब ही गई थी कि मुझे कमरे से धीमी धीमी किसी की बातें करने की आवाज आने लगी। किसी की बातें करने की आवाज आने लगी, ऐसे कि जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कोई बात कर रहा हो। मैं सोच में पड़ गई थी कि यहाँ इस वक्त कौन हो सकता है। निम्रा के साथ कमरे में कोई तो है जिसकी आवाज से मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। धड़कते हुए दिल के साथ मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और एकदम से दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी क्योंकि सामने का जो नजारा था वो देखकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है। इस घर का फर्द होते हुए भी मुझे गैर समझा गया। मैं वापस गुस्से में अपने कमरे में आ गई थी और अंदर से दरवाजे को बंद कर दिया। निम्रा और मेरा शोहर बाहर से दरवाजा काफी देर तक पीटते रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं उनकी सच्चाई जान गई हूँ। वो कह रहे थे कि दरवाजा खोलो, हम तुम्हें सब कुछ सच बताने ही वाले थे। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल गया और हमें कुछ बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं चीख कर कहने लगी, जाओ तुम दोनों, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। तो मेरा शोहर कहने लगा, प्लीज दरवाजा तो खोलो, देखो तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह की टेंशन लो। प्लीज दरवाजा खोलो, हम तुम्हें सब कुछ सच बता देंगे। मैंने दरवाजा खोला। निम्रा और मेरे शोहर कमरे में आ गए। निम्रा ने मुझे बेड पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गई। एकदम से मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं कहने लगी कि नीचे मत बैठो, इधर मेरे पास आओ और मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझसे झूठ बोला। आखिर क्यों? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, तो फिर क्यों हर बात मुझसे छुपाई गई? तो वो कहने लगी कि भाभी मुझे माफ कर दो, इसमें भैया का कोई कसूर नहीं है। कसूर तो सिर्फ मेरा है क्योंकि मैंने ही भैया को मना किया था। मैं नहीं चाहती थी कि हम नंद भाभी में किसी भी तरह का कोई झगड़ा हो क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहाँ पर नंद भाभी की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती। आपकी शादी से कुछ वक्त पहले भैया ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। जो लोग भैया को पसंद आ रहे थे बाहर से तो अच्छे थे लेकिन उनकी ख्वाहिश शादी से पहले तक ही बरकरार थी। अभी मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। मेरी सास कहने लगी, अगर तुम माँ नहीं बन सकी तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। मेरा शोहर दूसरे शहर में काम करता था। मेरे शोहर के यहाँ होते मैं काम करता था। मेरे शोहर के यहाँ होते वक्त तो मेरी सास ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मेरा शोहर लंदन काम करने के लिए चला गया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि तुम्हें बहुत जल्द तलाक के पेपर मिल जाएंगे। मैं चुपचाप यहाँ भैया के पास वापस आ गई थी लेकिन मैंने अपने शोहर से कहा कि जब वो वापस आ जाएं तो मुझे अलग घर में रखें क्योंकि आपकी माँ ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। आपकी शादी से पहले मैंने भैया से वादा लिया था कि वो आपको और आपके खानदान वालों को यही बताएंगे कि मैं गूंगी हूँ और ऐसे ही हुआ। भैया ने मेरा भरपूर साथ दिया। रात में मैं और भैया अपने दिल की बातें कर लेते थे लेकिन आपके सामने मेरी जुबान नहीं खुलती थी क्योंकि मैं जानती थी कि नंद और भाभी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपके सामने कुछ भी बोलूं और आपको बुरा लगे, इसलिए बेहतर यही था कि मैं आपके सामने गूंगी बनकर ही रहती। और रही बात मेरी यहाँ से जाने की तो मेरा शोहर मुझे जल्द ही यहाँ से ले जाएगा। मैंने शर्मिंदगी के मारे अपनी नजर झुका ली थी क्योंकि निम्रा का एक एक लफ्ज बिल्कुल सच था। आप शुरू से यही चाहती थी कि मैं अब वापस अपने घर नहीं लगी कि निम्रा तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मैं यही चाहती थी कि तुम अपने घर चली जाओ। मैं तुम्हारा घर बसता हुआ देखना चाहती थी। नंद भाभी का रिश्ता इतना भी बुरा नहीं होता
पता जितना हम लोगों ने बना दिया है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे जज्बात का ये सिला दिया। निम्रा कहने लगी, भाभी कोई बात नहीं, हम इंसान हैं और इंसानों से छोटी मोटी गलतियां और भूल चूक तो होती ही रहती हैं। बस आप दुआ करो कि मेरा शोहर जल्दी से मुझे यहाँ से लेकर चला जाए और मैं अपने घर में खुश रहूं, क्योंकि मैं अब आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने निम्रा से कहा, तुम हम लोगों पर बोझ नहीं हो, बल्कि ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो और मुझे कभी भी अपनी भाभी मत समझना, क्योंकि तुमने मेरा जितना ख्याल रखा है इतना ख्याल तो सगी बहन के अलावा और कोई नहीं रख सकता। आज से हम दोनों मिलकर हर काम करेंगे और ये लिखने वाले और इशारों से बातें करने वाला नाटक अब जरा बंद कर दो, क्योंकि मैं तो अब सब कुछ जान चुकी हूँ। तो निम्रा हंसते हुए कहने लगी कि अब तो झूठ बोलने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने मेरा और भैया का झूठ रंगे हाथों पकड़ लिया है। अगले दिन दोपहर का वक्त था। मैं कुछ काम कर रही थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। निम्रा दोपहर के खाने के लिए किचन में थी, तो मैंने दरवाजा खोला। मेरे सामने खूबसूरत सा जवान लड़का खड़ा हुआ था, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो कौन है और कहाँ से आया है और यहाँ किस काम के लिए आया है। मैंने उससे कहा कि हाँ बोलो, आप कौन हो और किससे मिलना चाहते हो? तो वो कहने लगा कि मुझे निम्रा से मिलना है। मैं अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहने लगी कि क्यों मिलना है, जो भी काम है मुझे बताओ। तो वो लड़का कहने लगा कि जो भी काम है मैं आपको नहीं बल्कि अपनी बीवी को बताऊंगा। आपको क्यों बताओ? तो मैं कहने लगी, कौन सी बीवी? इतने में निम्रा किचन से बाहर आई। वो कहने लगी, भाभी कौन है दरवाजे पर? मैंने कहा, पता नहीं कौन है, कोई लड़का है तुमसे मिलना चाहता है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि निम्रा के लफ्ज उसके मुंह में ही थे। वो अपने शोहर को देखकर हक्का पक्का रह गई थी। वो उसका शोहर था। वो अपने शोहर की तरफ मुंह करते हुए कहने लगी, भाभी ये मेरे शोहर है। मुझे तो अपनी बेवकूफी पर अफसोस होने लगा था और फिर मैंने उनसे कहा कि अंदर आ जाओ, मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा था ना, इसलिए आपको पहली बार देखा है। तो वो कहने लगा कि जी भाभी, मैंने भी आज आपको पहली बार ही देखा है। आपकी शादी के वक्त मैं लंदन में था, इस वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। वो निम्रा की तरफ देखकर कहने लगा, निम्रा जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम घर चलते हैं। तो निम्रा उससे कहने लगी, कौन सा घर? वो घर जहाँ से मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था, मैं वहाँ पर हरगिज़ भी वापस नहीं जाऊंगी। तो वो कहने लगा कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए अलग से घर लिया है जहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। तो निम्रा बहुत खुश हुई थी। वो जल्दी से तैयार हुई और अपने शोहर के साथ चली गई थी। मैं निम्रा और उसके शोहर को जाते हुए देख रही थी, साथ साथ उनके लिए दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह निम्रा को ऐसे ही खुश रखे। आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। निम्रा अभी तक माँ नहीं बन सकी है। शादी के पहले साल अल्लाह ने मुझे 2 जुड़वा बेटे दिए। मेरे शोहर ने एक बेटा निम्रा की गोद में डाल दिया और कहने लगे कि कभी ये मत सोचना कि तुम्हें औलाद नहीं हुई। ये सब देखकर निम्रा की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसने अपने बेटे को बहुत प्यार किया और इसे अपने सीने से लगाया। मैं जानती थी कि मेरे बेटे को वो अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार करेगी, क्योंकि वो तो सिर्फ प्यार करनी थी। जब निम्रा के ससुराल वालों को ये बात पता चली तो उन लोगों ने उससे माफी मांग ली थी और निम्रा को घर वापस लेकर आए थे। अल्लाह का शुक्र है कि निम्रा अपने घर में बहुत खुश है। अब तो मैं उसकी शक्ल देखने को भी तरस जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि एक वक्त वो भी था कि जब मैं उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती थी और अब उसकी शक्ल देखने को तरस जाती हूँ। ये सब निम्रा के अच्छे रवैये और सब्र का नतीजा है कि आज वो अपनी जिंदगी में खुश और बेफिक्र है और अपनी अच्छाई की वजह से ही उसने मुझे